ज्यूड द ऑब्सक्योर नॉवल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्लेसेस के हिसाब से, जहाँ जहाँ घटनाएं घटती हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट है एट मैरी ग्रीन। इस पार्ट में मिस्टर रिचर्ड फिलिप्सन नामक एक स्कूल मास्टर को दिखाया गया है, जो कि मैरी ग्रीन विलेज से विदा हो रहे हैं। और उनके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें से एक बच्चा 11 इयर्स का है, जूड फॉली, जो काफी अफसोस कर रहा है अपने मास्टर के जाने पे। मिस्टर रिचर्ड फिलिप्सन मैरी ग्रीन गांव से आगे किसी बड़े शहर में जाना चाहते हैं एक बड़ी डिग्री के लिए, ताकि उन्हें एक यूनिवर्सिटी डिग्री मिले और वो आगे चलकर एक हायर पोजीशन में मिनिस्टर या क्लर्जीमैन या पास्टर वो बन सके। तो जूड फॉली अफसोस जताता है कि उनके जाने से उसकी जो पढ़ाई है वो भी छूटेगी। और वो हेल्प करता है मिस्टर फिलिप्सन को अपने सामानों को पैक करने में। और मिस्टर फिलिप्सन की एक पियानो रहती है जो वो उस वक्त लेकर जाना नहीं चाहते हैं, तो ज्यूड उसे अपनी ग्रेट आंट ड्रूसिलिया के फ्यूएल हाउस में रखवाने का इंतजाम कर देता है। जब वो वहां से निकलते हैं तो मिस्टर फिलिप्सन कहते हैं नॉवेल में कि ज्यूड को बी अ गुड बॉय, रिमेंबर एंड बी काइंड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड रीड ऑल दैट यू कैन। वो उसे एडवाइस करते हैं कि किताबें पढ़ना और जानवरों और बाकी पक्षियों के प्रति एक विनम्र व्यवहार रखना। जब मिस्टर फिलिप्सन वहां से चले जाते हैं, ज्यूड वहां गांव के एक वेल में देखता है और ये सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है कि मिस्टर फिलिप्सन इस गांव के लिए बने नहीं थे, काफी ज्यादा क्लेवर थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे इस गांव के लोगों से। अब वहां पे उसकी ग्रेट आंट ड्रूसिलिया जो है आवाज लगा रही होती है कि जल्दी से पानी लेकर अंदर आओ एंड स्टॉप डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखना बंद करो। तो इस वेल का जो मेंशन है इस चैप्टर में, वो कहीं ना कहीं गांव के एक ओल्डेस्ट रिलिक्स के रूप में बताया गया है। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन मैरी ग्रीन आर old buildings which were gradually being broken down and were being rebuilt in new style by architects from the city। तो ये एक थॉमस हार्डी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी उस वक्त में, डॉर्सेट, उसको भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और डॉर्सेट का ही उन्होंने एक फिक्शनल नाम रखा था अपने नॉवेल्स में, वेसेक्स। तो जितने भी शहरों के नाम हम पढ़ेंगे इस नॉवल में, वो एक फिक्शनल कंट्री है उनका, वेसेक्स नाम का, उसके अंदर ही बताया गया। तो चैप्टर 1 में यहीं पे समाप्त होता है कि मिस्टर फिलिप्सन अपने नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं और जूड काफी दुखी है। अब जूड चैप्टर 2 में आगे खुद के लिए कुछ चिंताएं करेगा। जूड जब पानी लाकर देता है अपनी आंट को, तो पाता है कि आंट ड्रूसिलिया जो उसकी ग्रेट आंट है वह एक बेकर है और वो अपने दुकान पर अपने कस्टमर से डिस्कस कर रही है कि ज्यूड पहले मेलस्टॉक नाम के शहर में था और जब उसके पेरेंट्स 10 वर्ष की उम्र में मारे गए, दे डाइड, तब उसे अपने पास लाना पड़ा और वो उसे लेकर आई है, लेकिन वो उसे यूजलेस मानती है। शी फाइंड्स हिम यूजलेस, यानी कि वो किसी काम का नहीं है। हाउएवर वो उसे एनकरेज करती है कि तुम कुछ पैसे कमाओ और कुछ भी और जॉब्स यानी कि स्मॉल जॉब्स तुम कर लो। तो आन रुसेलिया उसे उस गांव के एक फार्मर टॉथम के खेत में काम में लगाती है और उसे कहती है कि वहां पे जो उनके फार्म के आसपास जो बर्ड्स है उसे स्केयर अवे करना है, उसे डरा के भगा देना है। फिर ये भी कमेंट करती है बातचीत में कि ज्यूड और उसके एक कजन है सीयू, जिसका पूरा नाम हम पढ़ेंगे नॉवल में, सुजेन ब्राइटहेड, इन दोनों को ही पढ़ने का बहुत शौक है जो नॉवल में दिखाया गया है। जब भी खाली वक्त मिलता है तो वो पढ़ने बैठ जाता है। और सीयू जो कि पैदा हुई थी मैरी ग्रीन में, लेकिन अचानक से अपने परिवार के साथ में एक बहुत ही मिस्टीरियस और कुछ डिस्ग्रेसफुल कारणों से वो मैरी ग्रीन से बिना बताए ही वो क्राइस्टमिंस्टर चली गई थी। अब जूड की नौकरी लगाई जाती है फार्मर टॉथम के यार्ड में या उसके खेत में, और वहां उसका काम होता है कि वो बर्ड्स को भगाए, लेकिन भगाने की जगह में वो उन्हें खाने की अनुमति दे देता है। उसे जो नॉइज मेकर या क्लैकर दी जाती है मशीन, जिसे बार बार पटकने से एक बंदूक की गोली की आवाज निकलेगी, वो उसे बजाने की जगह वो शांत हो जाता है, स्टॉप करता है, ताकि जो बर्ड्स है वो आकर खा ले। अब फार्मर टाउथम जब ये देखते हैं तो वो उसे उसी नॉइज मेकर से अच्छे से पिटाई करते हैं और उसे घर भेज देते हैं। अब जूड की आंट को ज्यूड एक बर्डन या एक बोझ लगने लगता है। फिर रास्ते में नॉवेल में दिखाया गया है चैप्टर 2 में कि वो अर्थवर्म को देखता है तो वहां धीरे से जाता है ताकि उस पर उनका पैर ना पड़े।
तो ये सभी चीजें दिखाता है कि उसकी हार्ट बहुत सॉफ्ट थी। जब वो घर पहुंचता है तो आंट ड्रूसिलिया अपनी मन की भड़ास को निकालती है और वो कहती है कि क्यों नहीं तुम भी मिस्टर फिलिप्सन के साथ ही क्राइस्टमिंस्टर चले गए थे। अब ज्यूड को काफी डिप्रेशन होता है कि इस जगह पर ऐसे क्रूअल प्लेस में मैं कितने दिन रहूंगा, और अब उसे एक इमेजिनेशन होता है कि आखिर क्राइस्टमिंस्टर कैसा प्लेस है। ही हैज अ क्यूरियोसिटी अबाउट क्राइस्टमिंस्टर, और वो उसी गांव के एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपने क्राइस्टमिंस्टर को देखा है। तो उसे पता चलता है कि मैरी ग्रीन के नॉर्थ ईस्ट में क्राइस्टमिंस्टर का शहर है, जो कि ट्राउथम के फील्ड के ऑपोजिट साइड है। अगर वो वहां जाए तो उसे क्राइस्टमिंस्टर का शहर दिखेगा। तो अब ज्यूड क्या करता है, वो धीरे से जो ट्राउथम का फील्ड है उसे पार करके एक पहाड़ पे चढ़ता है, और वहां उसे एक व्यक्ति, कुछ लोग दिखते हैं जो कि बार्न की मरम्मती कर रहे होते हैं, यानी कि जो फेंस है खेत के चारों बगल में उसकी मरम्मती कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने क्राइस्टमिंस्टर यहाँ से देखा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, यदि क्लियर डेज हो, आसमान साफ हो तो फिर आप देख सकते हो, अभी लेकिन हल्का सा फॉगी है। लेकिन मानो ज्यूड की प्रार्थना गॉड सुन लेते हैं, और बहुत जल्द ये जो फॉग है, कुहासा है, वो साफ हो जाता है और क्राइस्टमिंस्टर दिखने लगता है। और वो शाम होने तक वहां पे एक टक नजर से वो देखता रहता है। सो हमें ऑथर बता रहे हैं कि ज्यूड बहुत ही रोमांटिकली अटैच्ड हो जाता है, और उसके लिए अब एक टारगेट रहता है कि मुझे क्राइस्टमिंस्टर जानी है। इसी प्रकार से एक दिन फिर वो एक ठेला गाड़ी वाले से टकराते हैं जो काफी बूढ़े हैं, और वो उस दिशा से आते हुए देखते हैं उन्हें। तो उनमें पूछते हैं कि क्या आप क्राइस्टमिंस्टर से आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो उसे ये बताते हैं कि मैं हम क्राइस्टमिंस्टर तो नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो प्लेस एक बहुत सीरियस प्लेस है जहाँ रिलीजन और लर्निंग को लेकर बहुत बातें होती हैं। लेकिन वहाँ पे ज्यूड जैसे मजदूर जो बच्चे हैं या लोग हैं वो वहाँ फिट इन नहीं होते हैं। और ये भी कहते हैं कि वहाँ जो सिटी है उसके ब्यूटीफुल म्यूजिक को सुनकर बहुत आनंद आता है, एक नर्सैगिक जैसे जो है एक दृश्य रहता है। अब ज्यूड को ये एहसास होता है कि उन लोगों ने जो भी मुझे असेस किया कि मैं लेबर हूँ, लेकिन वो अनडिटर्ड होता है कि वो अडिग रहता है, वो वहां से टसमस नहीं होता है, और डिसाइड करता है कि वो एक एकेडमिक या वो एक स्कॉलर की तरह क्राइस्टमिंस्टर में अपनी लाइफ को बिताएगा, जो उसके हिसाब से वुड जस्ट सूट में वो उसे मैच करेगा। अब चैप्टर 4 में जब उस बाण से क्राइस्टमिंस्टर को पहाड़ पे चढ़कर वो देखकर वापस आ रहा होता है, उसे गांव का एक हकीम फिजिशियन विल्बर्ट मिलता है, जो कि एक ट्रैवलिंग डॉक्टर है और जो पैसे बनाता है बाय सेलिंग फेक मेडिसिन टू कॉटेजेस। जो गांव के लोग हैं उन्हें वो नकली दवाइयां बेचता है, फेक यानी नकली। तो वो ज्यूड से कुछ देर बातें करता है और वो कहते हैं कि मेरे पास में कुछ लैटिन और ग्रीक ग्रामर बुक्स है मेरे स्कूल के दिनों की, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो फिर मैं लाकर दूंगा, लेकिन उसके बदले में विल्बर्ट के जो भी सामान है, जो पुड़िया हैं, वो मैरीग्रेन में बिकवाने का काम वो ज्यूड को देते हैं। तो ज्यूड पूरी ग्रेट एफर्ट और बड़ी बड़ी कोशिश करके उनके सारे सामान, बहुत सारे ऑर्डर्स दिलवा देता है उन्हें दवाइयों की। लेकिन जब 2 वीक के बाद वो मिलते हैं तो विल्बर्ट क्लेम करता है कि वो तो भूल ही गया, ही हैज फॉरगॉटन द ग्रामर्स, और वो प्रॉमिस करता है कि अगली बार मैं जरूर लाऊंगा। लेकिन ज्यूड समझ जाता है कि वो उसने उसे एक्सप्लॉइट किया है, यानी गलत यूज किया है, उसने दवाइयां बिकवा दी है और उसके लिए वो कोई बुक्स लेकर नहीं आता है। तो वो रोने लगता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि मिस्टर फिलिप्सन उसे खबर भेजते हैं कि मुझे वो पियानो चाहिए जो मैंने आपके आंट के घर पे रखवाया था। तो ज्यूड क्या करता है कि उस पियानो के अंदर में एक लेटर डाल देता है मिस्टर फिलिप्सन को लिखकर कि आप मुझे एक सेकेंड हैंड अगर लैटिन और ग्रीक ग्रामर बुक हो आपके पास तो मुझे भिजवा दें। तो मिस्टर फिलिप्सन कुछ सप्ताह के बाद एक पार्सल भेजते हैं जिसमें ग्रामर बुक्स होती है। शुरू में ज्यूड इनिशियली बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करता है वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है जब वो रियलाइज करता है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट लाइक लर्निंग अ कोड। भाषा को सीखना इतना आसान नहीं है और उसमें बहुत सालों की मेमोराइजेशन की आवश्यकता है। अब आते हैं चैप्टर 5 पे। फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 years, अब ये टाइमलाइन हमें ध्यान रखना है कि करीब 3 से 4 सालों तक ज्यूड बिल्कुल डिलीजेंटली मेहनत के साथ में ग्रीक और लैटिन पढ़ने में खुद को लगा देता है, और वो कोशिश करता है कि आन ब्रूसिलिया को भी उनके बेकरी में मदद करे।
लेकिन चूंकि उसकी रीडिंग या पढ़ने की एक टेंडेंसी थी, उसे गांव में एक बैड रेपुटेशन मिल जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बेकरी में काम करते वक्त भी, या अगर आन ड्रूसेलियस का कार्ट या ठेला चलाता है तो भी ये पढ़ता हुआ मिलता है। यहाँ तक ऐसा हुआ कि एक दिन तो एक विलेजर ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि ये ठेला चलाते वक्त भी ये आखिर पढ़ाई कैसे करता है। तो ये बताता है कि मैरी ग्रीन के लोग कितने कहीं ना कहीं अनअवेयर थे और उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ने को लेकर अवेयरनेस नहीं थी। अब ड्यूड जो कि 11 साल की उम्र में मैरी ग्रीन आया था, अब वो 16 साल का हो गया और अब वो बिल्कुल मन बना लेता है कि मुझे क्राइस्टमिंस्टर जाना है। लेकिन क्राइस्टमिंस्टर अगर उसे जाना है पढ़ने के लिए तो उसे खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो पैसा कमाना होगा। तो वो वहां पे नियर बाई एल्फ्रेडस्टोन नाम की जगह पर एक स्टोन मेसन यानी पत्थर का काम करने वाला जो कारीगर है, वो उनसे इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप यानी कि उनके अंडर में एक शिष्य की तरह काम पकड़ लेता है और वो स्टोन मेसन का जॉब सीखता है और 16 साल की उम्र में ये सीखना शुरू करता है और इसको परस्यू करता है और लैटिन भी पढ़ता है साथ में 3 इयर्स लगातार। यानी कि अब हम देखेंगे एज 19 में अगले चैप्टर में उसके साथ क्या होता है। तो इस बीच और कोई बड़ी घटना नॉवल में नहीं होती है। अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जूड फॉली, वो 19 इयर्स का है और वो डिसाइड कर चुका है कि वो क्राइस्टमिंस्टर जाएगा एंड देयर इज नथिंग मोर ही कैन टीच हिमसेल्फ इन मैरी ग्रीन। उसे लगता है कि मेरे लिए अब नॉलेज के द्वार खत्म हो चुके हैं, मिस्टर फिलिप्सन भी जा चुके हैं और वहाँ के लोगों में दिलचस्पी नहीं है। तो एक दिन वो वैसे ही अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज सुनाई देती है, ऑयली टॉयली, और एक मीट का टुकड़ा उसके ऊपर आके गिरता है। वो देखता है कि उसके सामने में 3 प्रिटी यंग वुमेन है जो कि प्रैंक की तरह, मजाक की तरह उसके ऊपर वो मांस फेंकी थी, पिग का मीट। तो ये लड़की कौन होती है? ये होती है एराबेला डॉन, जो कि एक पिग ब्रीडर की डॉटर है, यानी कि उसके पापा सुअर पालते थे और उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड होती है, एनी और सारा। तो इन दोनों के साथ में वो वहां पे हंसी मजाक कर रही होती है और आवाज के साथ उसे फेंकती है और वहां पहली मुलाकात होती है ज्यूड और एराबेला डॉन की, और वो वहां पे एक दूसरे को पसंद एक पल के लिए करते हैं और ज्यूड कहता है कि अगले संडे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। पर वो ये भी रियलाइज करता है कि एराबेला उसके लिए एक पुअर मैच है, लेकिन वो उसकी ब्यूटी से काफी आकर्षित है। और इस बीच में एराबेले की जो फ्रेंड है एनी, वो कहती है कि ज्यूड इतना इनोसेंट है कि कोई भी औरत उसको शादी करने के लिए हाँ कर देगी। नाउ वी कम टू चैप्टर 7। अब ज्यूड अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और वो प्लान करता है ग्रीक में सीख गया हूँ काफी हद तक, तो फिर ग्रीक में मैं न्यू टेस्टामेंट यानी कि जो क्रिश्चियंस की बाइबल होती है उसी के ही कुछ हिस्से होते हैं, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट, मैं उसे संडे में पढ़ूंगा। लेकिन उसका फिर ध्यान एराबेला की ओर जाता है और वो एराबेला से मिलने जाता है। वहां उसके पिता जो कि पिग ब्रीडर थे, वहां पे वो देखते हैं कि उसके पिता एक ऐसे रिमार्क करते हैं कि मानो जूड उसकी बेटी को कोर्ट कर रहा है, यानी कि वो उसे शादी कि अगले पड़ाव के लिए वो उससे मिल रहा है, यानी कि जूड का मिलना जुलना हो रहा है। अब वो दोनों मिलकर पास में एक बाण में जाते हैं एंड Jude is so taken with Arabella that he forgets his scholarly ambitions entirely. कुछ पल के लिए वो 19 इयर्स की उम्र में अपनी सारी जो क्राइस्टमिंस्टर जाने के एम्बिशन है वो सारा भूल चुका होता है और एराबेला उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। और फिर एराबेला उसे कोशिश करती है उसके साथ फिजिकल होने के लिए और बहुत सारे प्रयास होती है। वो दोनों आगे चलकर एक चाय की दुकान पे चाय पीने जाते हैं, लेकिन चाय आने में लेट होती है तो फिर वो एक बियर ऑर्डर कर देते हैं एक पब में जाके, और वहां पे एराबेला कहती है कि ये बियर में कुछ अडल्ट्रेशन है, कुछ मिलावट है। और वहां जो औरतें होती हैं पब में वो अवाक होती हैं कि ज्यूड जिस किस्म का लड़का है उसके साथ में ये जो एराबेला को वो लेकर आता है, क्या कि इसका जो ये कंपनी ये काफी क्वेश्चनेबल है, यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा डिसेंट लड़के के साथ में ऐसी ये बहुत ऊंचे विचारों वाली या हरकतों वाली ये लड़की क्या कर रही है। अब इस एपिसोड में लगातार एराबेला कोशिश करती है कि ज्यूड को वो अपने साथ फिजिकल करे ताकि फिर उसकी आगे बात बन सके। शी ट्राइज टू किस हिम एंड फ्लर्ट विथ हिम एंड इन्फेचुएट हिम। अब इस बीच में एराबेला अपनी इस
रिलेशन की बात एनी और सारा फ्रेंड्स को बताती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति से शादी करनी है। तो वो लोग उनसे ये कहते हैं एक इनडायरेक्टली वे में नॉवेल में कि अगर प्रेग्नेंट हो जाओ तो फिर हो सकता है कि तुम ज्यूड को मना लोगी आउट ऑफ वेडलॉक की शादी वो कर ले। अब एक दिन क्या होता है कि ज्यूड एराबेला से मिलने आता है नेक्स्ट चैप्टर में। ज्यूड कॉल्स ऑन एराबेला, उसके पिग्स भाग गए हैं, वो उन्हें पकड़ने के लिए वो मदद करता है और दोनों मिलकर थोड़ा सा जो एराबेला डॉन की प्रॉपर्टी है उससे थोड़े से अंदर दूर चले जाते हैं और वहां भी उनके बीच में थोड़ी सी फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है। लेकिन उसी संडे एराबेला को पता चलता है कि ज्यूड ने प्लानिंग कर ली है कि वो क्राइस्टमिंस्टर जाएगा और उसे लगता है कि अब उसे सीड्यूस करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर वो बिना शादी किए वहां से निकल जाएगा। तो वो प्लानिंग के तहत अपने पेरेंट्स को कहती है कि संडे नाइट को आप लोग अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने चले जाए और फिर वो जूड को इनवाइट करती है एक वीकली वॉक में जाने के लिए। और वहां जाने के बाद में थॉमस हार्डी ने हेंस के एग्स की एक चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं एक एल्यूजन दिया है कि ये दोनों सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चैप्टर 9 में क्या होता है, 2 months later ज्यूड प्लान्स टू ब्रेकअप विद एराबेला सो ही कैन मूव टू क्राइस्टमिंस्टर, क्योंकि अब उसका मन उब चुका होता है और उसके पास में वो भी स्कॉलरली एम्बिशंस होते हैं। लेकिन वो जैसे ही ये बोलने जाता है तो वो अनाउंस कर देती है, क्योंकि एक फेक अनाउंसमेंट था कि वो प्रेग्नेंट है। अब ज्यूड तब क्विकली एग्री कर जाता है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी ये चीज मान के चल रहा था दैट शी इज नॉट वर्थ अ ग्रेट डील एज अ स्पेसिमेन ऑफ वुमेन काइंड, यानी जिस तरह की औरत की एक आइडियल रूप उसके पास थी वो वैसी नहीं है। और फिर वो अगले सप्ताह शादी कर लेते हैं। अब विलेजर्स काफी ज्यादा बातचीत करते हैं ज्यूड के स्कॉलरली एम्बिशन के फेलियर के बारे में, लेकिन सभी एग्री करते हैं दैट मैरिज इज कंसिस्टेंट विथ हिज ऑनरेबल कैरेक्टर, यानी कि उसने जो भी किया वो पहले जो लड़की से कर रहा था मिलना जुलना एराबेला से, अब उसने शादी कर लिए थे वो ठीक कर लिए। अब दोनों जो न्यू कपल है वो एक कॉटेज खरीदते हैं मैरी ग्रीन के बाहर में, एंड सिंस दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन टाउन एंड दे नीड एक्स्ट्रा इनकम ऑल्सो फ्रॉम कीपिंग पिग्स एंड वेजिटेबल गार्डन, तो उन्हें पशुपालन भी करना होगा और सब्जी की बागवानी भी करनी होगी। अब वेडिंग नाइट में जूड को पहला सरप्राइज मिलता है जब उसको पता चलता है कि एराबेला हेयर एक्सटेंशन यानी कि नकली बाल लगाती है। ये भी बताती कि उसने ये आदत कहाँ से की है, तो वो एक बारमेड के रूप में काम करती थी, बार में सर्व करने का काम एल ब्रिकहम नाम के स्थान पे। एल ब्रिकहम का स्थान का नाम नॉवल में आगे भी आएगा और ये बात झूठ नहीं जानता है। तो ये दोनों चीजें उसे अनॉय करती कि इस लड़के ने मुझसे झूठ बोला है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्स हेयर बट ऑल्सो बिकॉज शी वॉज वर्किंग एज अ बारमेड। अब एक दिन एराबेला अपनी फ्रेंड किसे मिल लेती है एनी कुछ काम करते हुए, और तब वो एनी को बताती है कि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं है, वो एक फॉल्स अलार्म था। और एनी कहती है कि अरे वाह ये तो डबल ट्रिक हो गया कि तुमने बिना प्रेगनेंसी के ही उसको ट्रिक कर लिया। और जब ये न्यूज वो बताती है तो कहीं ना कहीं ज्यूड को भी इस बात का भनक लग जाता है। When she reveals the news to Jude, she does so in a casual, offhand way. And although he is not angry at Arabella, Jude becomes very frustrated कि शादी से ही उसे एक फ्रस्ट्रेशन या उसको एक नफरत होने लगती है। अब चैप्टर 10 में दिखाया गया है कि जूड और एराबेला के नेचर में कितना डिफरेंस है। क्या होता है कि एक पिग को काटना होता है, स्लॉटर करना होता है, जैसे कि वहां पे पशु का जो मीट है वो खाते हैं पोर्क, तो पिग के मीट को खाने के लिए उसको काटना था। लेकिन जनरली वो एक व्यक्ति को बुलाते थे, चैलो नाम के व्यक्ति को, पिग को काटने के लिए। तो उस दिन चैलो नहीं आया होता है। अब एराबेला कहती है कि वॉलंटियर करती है कि मैं करूंगी, लेकिन ज्यूड कहता है कि कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। लेकिन उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है एक जानवर को मानना, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि वो अर्थवर्म को भी बहुत प्यार से देखता था और बर्ड्स को वो क्रॉप्स खिला देता था। तो उसे पूरा प्रोसेस बताती है कि कैसे करके वो पूरा काटेगा पिग को ताकि उसका खून उसमें ना जाए और मीट खून में ना सने। अब ये सब चीज जो है ना जूड को डरा देती है और वो डर के मारे एक ही बार में पिग को जो गर्दन है वो उसको काट देता है और ये होती ही उसकी क्विक डेथ हो जाती है। वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि जो पूरे उसके बकेट में बाल्टी होती है खून से भरा हुआ जो ब्लड होता है वो फ्रस्ट्रेशन में उसे लात मार के गिरा देता है। एंड जो ब्लड की वेस्टेज है जो एराबेला शायद
पीने के लिए या यूज करने के लिए रखी थी, जो मीट के साथ में वो उसके स्वाद के लिए रहता है, वो अपसेट हो जाती है। और जब तक इनके बीच में ये टेंशन चलता है, चालो तब तक आ जाता है और वो काम को फिनिश कर लेता है। अब जब ज्यूड स्टोन मेसन के रूप में काम कर रहा होता है, तो वो एल्ब्रिकम में भी एक अप्रेंटिसशिप का काम पकड़ा होता है, जो कि था स्टोन मेसन से रिलेटेड। और ज्यूड एक एराबेला की फ्रेंड को सुन लेता है, जहाँ पे वो सारी बातें जान लेता है कि कैसे एराबेला ने जबरदस्ती का एक प्रेशर के साथ ज्यूड से शादी की है। ज्यूड बहुत फ्यूरियस होता है, वो खुद को शांत करता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है, आन ड्रूसिलिया के पास भी वो चर्चा करता है और वो उसके पास में जाके उससे सवाल करता है कि तुमने क्यों मुझे इस तरह से अपने जाल में ट्रैप किया, जबकि मैं तो जा रहा था। तब उस पर अरेबेला जो कहती है वो दिखाता है कि वो कितने लाइफ को लेकर वो प्रैक्टिकल थी, कोल्ड शोल्डर्ड थी। वो कहती है एवरी वुमन हैज अ राइट टू डू सच एज दैट एंड द रिस्क इज हर्स, कि जो भी चीज है वो मेरा रिस्क था। तो ज्यूड फिर उसको समझाता है कि इट इज रॉन्ग टू प्ले अ ट्रिक लाइक दैट व्हेन अ मैन्स फ्यूचर इज एट स्टेक। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जब एक इंसान का भविष्य दांव पे लगा हो। अब नेक्स्ट चैप्टर 11 में क्या होता है, अगली मॉर्निंग जूड और एराबेला की अब जो नोक झोंक है, बिकर है, वो कंटिन्यूड रहती है सर्कमस्टांसेस में। और गुस्से में एराबेला क्या करती है, जूड के सारे किताबों को फ्लोर पे गिरा देती है और उसको रोकने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी लगातार वो सारी किताबें फ्लोर पे गिराते जाती है। वो इतना गुस्सा जाता, ही इज ओवरकम विथ एंगर एंड ही ग्रैब्स हर बाय द आर्म्स। वो उसको उसके हाथ से पकड़ लेता है, जब तक कि वो प्रॉमिस ना करे कि अब मैं आपके किताब को सॉइलिंग या गंदे नहीं करूंगी। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन अब वो पूरे गांव में चलना शुरू करती है, घूमना शुरू करती है, अपने बालों को मेस कर लेती है, अपने गाउन के बटन्स को खोल देती है हल्का सा, और गांव वाले से शिकायत करती है कि जूड ने मुझे मारा है, और उसे संडे भी काम में लगाता है और क्लेम करता है कि जूड के फैमिली में ही इल यूज होता है। इल यूज यानी कि महिलाओं का या लोगों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जूड की माँ, उसकी माँ अपनी वाइफ को वैसे ही मारते पीटते थे, उसकी आंट भी वैसे ही अंकल को मारती पीटती थी। और जूड ने ऐसा कभी भी नहीं सुना था कि ऐसा कभी उसके साथ, उसके फैमिली के साथ हुआ है। तो वो आन ड्रूसिला से पूछती है कि क्या ऐसी बात है, मेरे माता पिता जब मेरे साथ थे तो क्या ऐसी घटनाएं हुई थी। तब आंट ड्रूसिलिया उसे बताती है कि हाँ, उसके पेरेंट्स जब जिंदा थे तो वो अक्सर किसी न किसी बात पर वो भिड़ जाया करते थे, डिसएग्री करते थे, और फाइनली वो लोग अपने रास्ते चल दिए। और जिस पॉइंट पे फादर जूड के, उन्होंने साउथ वेसेक्स पे काम लिया और वहीं पे वे रहे जब तक कि जूड के फादर मारे नहीं गए। तो जूड के फादर के मरने के बाद उसकी माँ ने भी डूब कर आत्महत्या कर ली। और ठीक उसी प्रकार से ज्यूड के फादर की जो बहन थी, उसने भी उसकी हस्बैंड को छोड़ दिया था जब वो एक साथ नहीं थे, और वो लंदन चले गए थे एक अपनी मेड या नौकरानी के साथ में। तो आंट रुसेलिया को ऐसा बिलीव होने लगा था कि ये सब इसी वजह से और इसी कारण से है कि फॉली भी, जूड फॉलीज जो है ना, यानी उसका जो परिवार है फॉलीज का, वो शादी के लिए इल सूटेड है। फिर वो मेंशन करती है कि जूड्स के पेरेंट एक रास्ते में स्प्लिट अप हो गए थे, उनके बीच में उनके बातचीत को लेकर कहीं ना कहीं एक टकराव हो गया था, वो दोनों अलग हो गए थे नियर अ गिबेट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द फैमिली हिस्ट्री, ऑल्दो शी डजंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। लेकिन अब वो उसके बारे में और चर्चा करना और वो उन बातों करना नहीं चाहती है। अब जब आंट ड्रूसिलिया के घर से जूड आ रहा होता है तो इतनी कहानियां सुन चुका होता है फैमिली के बारे में, वो फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो वो सोचता है कि मैं सुसाइड करूंगा, और वो एक जमे हुए पॉन्ड के बीच चला जाता है। लेकिन कुछ देर जम करने के बाद भी उसका जो आइस है वो ब्रेक नहीं होता है। तो फिर वो वहां से निकलकर एक पब जाता है और वहां पे पूरा वो ड्रिंक कर लेता है। जब वो घर वापस आता है, देखता है अराबेला उसका घर छोड़ चुकी है और अपने सामान के साथ में विथ हर पोजेशंस, लीविंग अ नोट दैट शी विल बी स्टेइंग विद हर फ्रेंड्स एंड विल नॉट रिटर्न, कि वापस वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रही है। कुछ दिनों के बाद में उसे लेटर मिलता है अराबेला का, saying that she wants to move with her parents to Australia and asking his permission, कि मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो जूड कहता है कि चले जाओ, और उसे
पैसे भी भेज देता है जो उसके पास है, ताकि कम से कम उसे छुटकारा मिले। When he hears that the Dons are having an estate sale to prepare for their move, he sends Arabella all of the household possessions. तो वो घर के जितने भी सामान है वो सारे भेज देता है, ताकि कोई अपने लिए वो कोई ऐसी लस्ट रखता ही नहीं है। अब वो एक ब्रोकर शॉप में जाया रहता है कुछ दिन के बाद में, और देखता है कि अराबेला ने उसके घर के सारे सामान के साथ साथ एक फोटोग्राफ भी उसकी थी वो भी बेच दिया था। ये उसका जो भी रहा कुछ फीलिंग्स था वो सारी ऑब्लिटरेट से खत्म हो जाती है ये अराबेला के प्रति। वो क्या करता है, वो उस फोटो को खरीदता है दुकान से, ब्रोकर के दुकान से और दलाल की दुकान से, और उसको वो जला देता है। सेवरल डेज लेटर, अब वो क्राइस्टमिंस्टर की ओर चल दिया है। रास्ते में उसे एक मील का पत्थर मिलता है, माइलस्टोन, और उस माइलस्टोन के पीछे में लिखा हुआ था, ही फाइंड्स द वर्ड थिथर JF। JF यानी कि जूड फॉली, और ये उसने ही ये कार्व किया था जब वो छोटा था, और एक एरो जो कि क्राइस्टमिंस्टर की ओर जा रहा था, यानी कि जब उसकी इच्छा जगी थी कि वो क्राइस्टमिंस्टर जाएगा। तो जूड रियलाइज करता है कि अब वो फाइनली फ्री है कि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके ऑफ बीइंग अ स्कॉलर, एंड रिजॉल्व्स टू गो टू क्राइस्टमिंस्टर। वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब वो क्राइस्टमिंस्टर जाएगा, जैसे ही उसकी अप्रेंटिसशिप यानी कि स्टोन मेसन सीखने की जो नौकरी है वो उसकी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर के बाद में अगला आता है पार्ट 2 ऑफ द नॉवल एट क्राइस्टमिंस्टर। इस पार्ट ऑफ द नॉवल में आने के बाद में वो जब क्राइस्टमिंस्टर पहुंचता है वहां पे उसकी मुलाकात सू से कैसे होती है, फिर रिचर्ड फिलिप्सन से कैसे होती है, और वो कहाँ रुकता है, ये सारी चीजें इस पार्ट में दी हुई है।